नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं कांग्रेस तब और अब का अगला अंक 2 आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इसमें 1905 से 1920 के दौर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ को मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहनों भाइयों, 1905 में चूंकि लॉर्ड कर्जन ने कई ऐसा निर्णय लेने का कार्य किया जो इस देश को विखंडित करने के उपक्रम के रूप में था। उसमें से एक था बंग भंग का निर्णय। चूंकि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, ब्रितानी सरकार के विरुद्ध संगठित विरोध या संगठित आंदोलन, संगठित अभियान बंगाल की धरती से शुरू हुआ और सूर्य सेन जैसे व्यक्तित्व ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देते हुए विश्व पटल पर स्थापित हुए। तो ब्रिटिश सत्ता को लगा कि जब तक इस देश के लोगों की संगठनात्मक प्रवृत्ति को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम अपनी सत्ता यहाँ स्थापित नहीं कर पाएंगे, बहुत दिनों तक यहाँ नहीं रह पाएंगे। इसी इरादे से कहने के लिए कि बहुत बड़ा प्रांत है जिसको शासन सुविधा की दृष्टि से 2 प्रांतों में विभाजित किया जा रहा है, जिससे वहाँ का प्रशासन आसान हो सके। लेकिन उसके पीछे का मूल उद्देश्य था कि जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, उसको एक अलग प्रदेश के रूप में, एक अलग सूबे के रूप में और शेष को अलग सूबे के रूप में दिखाने का कार्य वाइसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। उस समय वर्तमान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और वर्तमान का बांग्लादेश, आसाम तक का इलाका, ये सब जो है वंग कहलाते थे। तो उसको भंग इसी उद्देश्य से किया गया जिससे भारतीयों में जो संगठनात्मक सोच विकसित हो रही है उसका खंडन करके यहाँ सांप्रदायिक विवाद, सांप्रदायिक द्वेष, सांप्रदायिक उन्माद को प्रवर्तित किया जा सके। इसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को प्रवर्तित करने का कार्य किया। एक तो सीमित मताधिकार उस समय दिया गया था, महिलाओं को तो मताधिकार प्राप्त ही नहीं था। पुरुषों को भी जो प्राप्त था वो सांप्रदायिक मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व और शेष लोगों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। यह हमारे समाज को एक तरह से तोड़ने मरोड़ने का
ब्रिटिश सत्ता द्वारा किया गया उपक्रम था। लिहाजा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो ब्रिटिश सत्ता की हितैषणी बन करके चल रही थी, उसे ब्रिटिश सत्ता की विरोधिनी के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य कर दिया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता की विरोधिनी हो गई, उसकी सहयोगिनी नहीं रह गई थी। और जिस तरह का प्रयत्न हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि लॉर्ड कर्जन को 1909 ईस्वी में अपने इन निर्णयों को वापस लेना पड़ा। ये बात सनद में रहे कि 1906-07 में ही हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की दृष्टि से मुस्लिम लीग, जो सिर्फ मुसलमानों की हितैषणी होने का आचरण करे और उसी के लिए सारा प्रयत्न करे, ब्रिटिश सत्ता के द्वारा आगा खां आदि के नेतृत्व में संगठित कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो सबको अपने में समाहित कर लेने वाली पार्टी थी, लेकिन मुस्लिम लीग में किसी और के लिए कोई अवसर नहीं था, सिर्फ मुसलमान ही उसके सदस्य हो सकते थे। और उसके माध्यम से इस देश में सांप्रदायिक द्वेष उत्पन्न करके और हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से अलग करने का कार्य किया गया। मुस्लिम लीग के माध्यम से मुसलमानों में हिंदुओं का विरोध करना सिखाया गया। आपकी स्मृति के लिए बता दूं कि जब 1857 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हिंदू मुसलमानों के द्वारा एकजुट होकर के लड़ा गया था, तो उसी को भांप कर 1864 में ही भारत सचिव के, उस समय ब्रिटिश संसद में एक भारत सचिव चयनित करके रखा जाने लगा था, जिसका काम था ब्रितानी संसद को भारत के बारे में समय समय पर घटने वाली घटनाओं को प्रस्तुत करना और उसके माध्यम से अठारह में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कैसे दरार डाली जाए, कैसे इनमें द्वेष भाव पनपाया जाए, उसकी अवधारणा भारत सचिव मॉन्टेग्यू के मार्गदर्शन में तैयार की गई, जिसमें भाषा के आधार पर हिंदू मुसलमानों के बीच विभेद, यानी हिंदी को वहीं से हिंदुओं की भाषा और उर्दू को मुसलमानों की भाषा के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। वहीं से ये बताया जाने लगा कि हिंदू और मुसलमान
दोनों अलग अलग कौमें हैं और ये एक साथ नहीं रह सकते। सर सैयद अहमद खां से प्रेरणा पाकर, जो किसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क हुआ करते थे, उनको अगुवा बनाकर ब्रिटिश सत्ता ने मुसलमानों के लिए जो विशेष हितैषी स्थितियां होनी चाहिए, उनको प्रवर्तित करना शुरू किया। मुस्लिम लीग को संरक्षण देना शुरू किया और कांग्रेस के विरोध में ब्रिटिश सत्ता अपने आचरण करने लगी। यह स्थिति निरंतर आगे बढ़ती गई और कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता के विरोध में मुखर धीरे धीरे उसी क्रम से होने लगी। आगे 1916 ईस्वी में जब ब्रिटेन ने टर्की, उस काल के ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो भारत के मुसलमान चूंकि ऑटोमन साम्राज्य के शासक को मुसलमानों का खलीफा पुरोधा मान करके स्वीकार करते थे, और जब मुस्लिम लीग ने खलीफा के समर्थन में ब्रिटेन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू किया, तो कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसमें इस सोच के साथ सहयोग दिया कि अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल करके भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करें तो ये सबसे बेहतर बात होगी। और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को न केवल समर्थन दिया बल्कि उसके द्वारा छेड़े गए खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया, लेकिन वो उसकी केवल मौका परस्ती भर थी। जैसे ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ 1918 में, उसी के साथ मुस्लिम लीग उससे बाहर हो गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस का समर्थन पाकर प्रथम विश्व युद्ध में भारत को भी सम्मिलित कर देने का कार्य किया। यानी ब्रिटिश सत्ता की ओर से भारतीय सेना, जो ब्रिटिश भारतीय सेना थी, उसके लड़ने का प्रस्ताव जब पारित किया तो ये समझकर, ये चर्चा से जानकर कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो औपनिवेशिक स्वराज्य ब्रिटिश सत्ता के द्वारा भारतीयों को दे दिया जाएगा, और उस कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सत्ता का समर्थन ही नहीं किया बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी जी सहित कतिपय लोगों ने भारतीय युवकों को ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए घूम घूम करके प्रेरित करने का कार्य किया कि इससे होगा ये कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य जब मिल जाएगा तो हम कम से कम आंतरिक मामलों में स्वतंत्र स्थिति में हो करके
आंशिक स्वतंत्रता के हकदार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही ब्रिटिश संसद में भारतीयों का दमन करने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वालों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट पारित करके भारत पर लागू करने के लिए ब्रिटिश सत्ता द्वारा भेज दिया गया। फलतः उस दमनकारी रॉलेट एक्ट के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश सत्ता के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में वो आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन 1919 में 13 अप्रैल 1919 में अंग्रेज सत्ता द्वारा जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन निहत्थे धरना प्रदर्शन बैठक कर रहे असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर डायर के नेतृत्व में अंधाधुंध गोलियां चलाकर लगभग 3000 बेगुनाह लोगों को, निहत्थे लोगों को मार डालने का कार्य जब किया गया तो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असहयोग आंदोलन और तीव्रतर हो उठा। दुर्भाग्य से 1920 में लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी अचानक चल बसे। कारण भी था, जब मांडले जेल में लगातार 6 वर्ष तक उन्हें अमानुषिक यातनाओं के साथ निरुद्ध रखा गया था। विपरीत प्रकृति में तो उन्हें कई रोगों ने घेर लिया था, जिसकी परिणति उनकी मृत्यु के रूप में हुई। हाँ, यह बात महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भगवत गीता पर गीता रहस्य नाम से जो गीता पर सर्वोत्तम टीका ग्रंथ लोकमान्य तिलक ने लिखा था, वो जरूर उस आंदोलन की प्रेरणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। इसीलिए यह आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध हड़ताल, धरना, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जुलूस और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में सामने आया। और उसमें महात्मा गांधी जी ने विशेष रूप से उन सिद्धांतों को प्रवर्तित करने का कार्य किया। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की दिशा में पहल शुरू हुई।
और इस रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में वह स्वातंत्र्य आंदोलन दो रूपों में हमारे सामने आया। एक शांतिपूर्ण अहिंसक असहयोग आंदोलन के रूप में, और दूसरा ब्रिटिश सत्ता के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए सशस्त्र क्रांति के रूप में। इन दोनों ही रूपों में वह स्वतंत्रता आंदोलन निरंतर अग्रसर हुआ। इसके बाद के उक्त आंदोलन से संबंधित तथ्य को, जिसमें कांग्रेस तब और अब, पर मैं अपना विचार आगे बढ़ाऊंगा इस शीर्षक के तीसरे अंक में अपना विचार देना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।